कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूँ तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2। और भाई इस चैप्टर का जो नेम है बेटा वो है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। तो फटाफट से देखते हैं बेटा भाई हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। भाई प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इनका डिफरेंस भी समझेंगे। 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा पे। आगे हम समझेंगे मेथड्स या फिर मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्या क्या मेथड्स है डेटा को कलेक्ट करने के उसके बारे में समझेंगे। ठीक है जी। आगे हम समझेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्वेश्चनेयर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हम समझेंगे पायलट सर्वे क्या होता है, 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कई बार यहाँ से। आगे हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या होता है एंड सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है सबसे पहले तो देख लो भाई चैप्टर का नेम क्या है, ये आपको पता है, वो है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद हम देखते हैं भाई चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। हम 2 टॉपिक्स जो मेन है, एक है आपका सोर्सेज ऑफ डेटा और ये है आपका मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा का मतलब है ये कि भाई आपके कौन कौन से 2 सोर्सेज है जिससे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। तो आपके पास 2 सोर्सेज क्या है, एक है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और एक है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो बेटा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है और इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। पेपर में आ जाता है 3 नंबर का डिफरेंस, भाई इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो बेटा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मतलब होता है ऐसा सोर्स, ये चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ डेटा पे, यानी आप डेटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हो। तो पहला जो टाइप है वो आपका है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब है आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एक एक पर्सन के पास जाके आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो लेट से मुझे बच्चों की हाइट जाननी थी, हर एक बच्चे की हाइट जाननी थी। मैं एक क्लास में गई, मैंने फटाफट से एक एक बच्चे को उठाया और पूछा बेटा आपकी हाइट बताओ, आपकी हाइट बताओ, आपकी हाइट बताओ। तो मैंने एक एक बच्चे से हाइट क्या करी, नोट करवाई, फटाफट से उससे क्या करी, डेटा कलेक्ट किया, उनका एक एक बच्चे को खड़ा कर करके उनकी हाइट जान ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, मैं पर्सनली गई और उनसे डेटा कलेक्ट किया। ये क्या है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर है, खुद जाके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करी मैंने इसमें। आगे है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है बेटा, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, मैं बस उस डेटा को यूज कर रही हूँ। प्राइमरी सोर्स में क्या था, आप खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, हर क्लास में जा जाके बच्चों की हाइट जान रहे हो खुद जाके, है ना। सेकेंडरी सोर्स में क्या है, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, आप बस उस डेटा को यूज करो। मैम एग्जांपल से समझाओ, ऐसे तो हमें समझ आती नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हाइट जाननी थी बच्चों की, तो मैंने क्या किया, मैं गई लेट्स से रिसेप्शन पे एक रजिस्टर था मैम के पास, मैंने क्या किया, फटाफट से मैम से रजिस्टर लिया, उसमें हर क्लास के बच्चों की हाइट, वेट, है ना, ब्लड ग्रुप वगैरह सब लिखा हुआ था। मुझे जाननी थी हाइट, मैंने वहां से क्या करी, उस सेक्शन की फटाफट से बच्चों की हाइट उठा ली। डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी ने डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, मैंने बस उस डेटा को अपने लिए यूज कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या कर लिया, यूज। प्राइमरी में क्या था, खुद जा जाके हाइट पूछी। सेकेंडरी में क्या, ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड था, आपने बस वो डेटा को लिया और अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर लिया भाई, फुलफिल कर लिया। क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अब आ जाओ फटाफट से इसकी डेफिनेशन पे। लो जी, तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे प्राइमरी का और सेकेंडरी का, फटाफट से। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, दिस इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। कहने का मतलब क्या है, ये ऐसा डेटा है आप खुद जाके पर्सनली आप जाके क्या करते हो, कलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन। ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट। ओरिजिनल मतलब आप एक एक बच्चे से खुद पूछ रहे हो बेटा आपकी हाइट कितनी है, उसने बोला 5 2, फिर आपने दूसरे को उठाया, आपकी बेटा हाइट कितनी है, उसने कहा 5 6। आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, कोई झूठी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप खुद जाके डेटा को क्या कर रहे हो बेटा, कलेक्ट कर रहे हो।
क्लियर है। आगे है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड था, बस आपने उस डेटा को यूज कर लिया। हाइट वेट बच्चों की वहां लिखी हुई थी, उस रजिस्टर में लिखी हुई थी, आपने उस बस क्या किया, वहां से डेटा लिया, उस बच्चों की हाइट ली और अपने पास क्या कर ली, उसको लिख लिया। तो ये देख लो, दीज आर द डेटा। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस मतलब जो ऑलरेडी कलेक्टेड था पहले से, ठीक है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। मेरा क्या पर्पस था, बच्चों की हाइट जानने का था। उस रजिस्टर में बच्चों की हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, माँ बाप का नेम, पेरेंट्स का फोन नंबर, सब कुछ कलेक्टेड था। आपने क्या किया, उस डेटा को बस अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर लिया, जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेड था। यानी वो डेटा आपके पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं किया हुआ था, बस वो ऑलरेडी कलेक्टेड था, आपने उस डेटा को अपने पर्पस के लिए क्या कर लिया, यूज कर लिया। क्लियर है। चलो जी आगे देखते हैं बेटा। ओरिजिनलिटी, ऑब्वियसली बात है, ये डेटा आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो तो ये क्या है भाई, ओरिजिनल है, कोई भी इसमें क्या है गड़बड़ नहीं है, खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो। ये डेटा क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो मे बी वो डेटा सही ना हो, मे बी वो लास्ट ईयर का डेटा, उसमें एक बच्चे की हाइट 5'2" लिखी हुई थी, इस साल बच्चे की हाइट बढ़ गई, ग्रोथ होगी बच्चे की, अब बच्चे की हाइट 5'4" होगी, तो मे बी वो डेटा क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। तो यही है, ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, तो मे बी ये क्या है, ओरिजिनल ना हो, गलत भी हो सकता है ना। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, आगे चलते। सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये डेटा आपने ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव था बच्चों की हाइट जानना, तो आपने वो डेटा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए वो डेटा कलेक्ट किया। क्लियर है। ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, बस आपने उस डेटा को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया। ये डेटा आपने इन्वेस्टिगेट ही क्यों किया, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, वो डेटा को तो बस आप अपने उसके लिए क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। क्लियर है। तो यही है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी आपने वो डेटा कलेक्ट ही अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या किया। क्लियर है। तो पढ़ लेना, बहुत इजी है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑब्वियसली ये कॉस्टलियर है, एक एक बच्चे के पास जा के टाइम भी ज्यादा लग रहा है, एफर्ट्स भी ज्यादा लग रहा है, कॉस्टली भी ज्यादा होता है। और ये क्या, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वहां से उठाया और क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो टाइम, एफर्ट्स, मनी सब इसमें क्या लगते हैं, कम लगते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, विश्वास करने लायक। ये आप खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिलायबल ज्यादा है, ट्रस्टवर्दी। और ये क्या है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, मे बी वो डेटा गलत हो, लास्ट ईयर का है, तो मे बी अगर मान लो मुझे बच्चों के फोन नंबर जानने, तो मैंने क्या किया, प्राइमरी में तो एक एक बच्चे का फोन नंबर निकाला खुद से पूछ के, वहां पे क्या पता वो डेटा ऑलरेडी लास्ट ईयर का था, माँ बाप ने नंबर ही चेंज कर लिया है ना, वो नंबर ही चेंज हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन जो मैं यूज कर रही हूँ अपने फायदे के लिए, अपने पर्पस के लिए, वो मे बी गलत हो। क्यों, नंबर चेंज हो गया है ना, हाइट बच्चे की बढ़ गई, वेट बच्चे का बढ़ गया, तो वो इंफॉर्मेशन पे मैं रिलाई नहीं कर सकती, ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो चेंज हो जाती है ना। क्लियर हो गया। तो यही है, ये रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, ये रिलायबल नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकती इस इंफॉर्मेशन पे। आगे देखते हैं भाई। लो जी, ये क्या हो गया, इतना तो हो गया मेरा। चलो आगे देखते हैं, मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या मेथड्स है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली आपके 4 मेथड्स है, एक है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स, या फिर चौथा है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। एक एक मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्या क्या सूटेबिलिटी है, क्या इसके मेरिट्स है और क्या इसके डीमेरिट्स है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हम शुरू करते हैं। पहला, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। डायरेक्ट पर्सनल का मतलब होता है आप डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाके इंफॉर्मेशन निकालो। डायरेक्ट पर्सनल का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली खुद जाके पर्सनली आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसको आप क्या कहते हो बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे एग्जांपल लिया था, लेट्स से मुझे बच्चों के मार्क्स जानने, मुझे अपनी क्लास के बच्चों के मार्क्स जानने, वो भी इकोनॉमिक्स के। मैं हर एक बच्चे को उठा के पूछ रही, बेटा आपके मार्क्स क्या, आपके मार्क्स क्या, आपके मार्क्स क्या। मैं डायरेक्टली खुद जाके इन्वेस्टिगेट कर रही, खुद जाके इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ, वो क्या है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली पर्सनल मतलब मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट हो रहा है उनके साथ, है ना, इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। तो यही है, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स।
ठीक है, कहने का मतलब है मैं डायरेक्टली खुद जाके क्या कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ। अब इसकी सूटेबिलिटी देख लेते हैं। सूटेबिलिटी क्या है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड नॉट वेरी लार्ज। अब खुद सोचो, अब एज अ टीचर मुझे बच्चों के मार्क्स जानने थे, है ना, मैं कितने क्लास में जाके पूछ लूंगी, एक क्लास, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, चौथी क्लास, पांचवी, छठी, सात, इतना ही पूछ सकती हूँ ना एक दिन में, इससे ज्यादा तो नहीं। तो मेरा जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। मैं ज्यादा मैं ये नहीं कह सकती मैं पूरे स्कूल का डेटा एक दिन में कलेक्ट कर लूं, नहीं कर सकती। स्कूल में 4000 बच्चे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर दैट डेटा। ठीक है, तो ये मेथड कब सूटेबल है, आप इसमें क्या है, खुद जाके एक एक बच्चे के पास जा जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो ये डाटा कहां सूटेबल है, जब एरिया क्या है, लिमिटेड हो, नॉट वेरी लार्ज। नेक्स्ट, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है आपको ओरिजिनलिटी चाहिए, डेटा बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब उसमें बिल्कुल आप वो डेटा चाहते हो कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। जब आप चाहते हो कि डेटा बिल्कुल एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, तो आप खुद जाके पर्सनली उस डेटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। मान लो मुझे बच्चों का रिजल्ट निकालना था, और मैं चाहती थी कि बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है ना, रिजल्ट में कोई गड़बड़ ना। तो मैंने हर एक बच्चे से पता भाई इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं, हर बच्चे से पूछा मैंने और उससे क्या किया, रिजल्ट निकाला। अब मेरा पर्पस क्या था, रिजल्ट निकालना। तो अब इसमें मुझे क्या थी, लार्ज, मेरे को चाहिए थी एक्यूरेसी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को क्या किया, यूज किया। आगे, इंफॉर्मेशन इज केप्ट टू बी सीक्रेट। अगर मैं चाहती हूँ इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना, लीक ना हो, तो मैं खुद जाके पर्सनली उस इंफॉर्मेशन को निकालूंगी। क्लियर है, तो चले आगे, फटाफट से आगे देखते हैं भाई उसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स। पहला, खुद जाके निकाल रहे हो तो ओरिजिनल है, ठीक है, विश्वास कर सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, कहीं से वो इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्टेड नहीं थी, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करें, आप खुद जाके इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या है, ओरिजिनल है। एक्यूरेट है, क्योंकि आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो डेटा। अगर रिलायबल है, रिलायबल का मतलब ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि आप खुद जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन पे क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। लास्ट है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, आप जैसे मान लो, लेट्स से मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने एक बच्चे को उठाया, बता बेटा तेरे इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं। फिर मैं उसको जानती हूँ, और बेटा ठीक है, पापा ठीक है, घर पे सब ठीक है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत तो नहीं आ रही, अकाउंट सही समझ आ रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट सही समझ आ रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, अपने डेटा के साथ साथ दूसरी इंफॉर्मेशन भी क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ। तो वही है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब है, जो डेटा जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो डेटा जो इंफॉर्मेशन मैं मुझे चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ अदर इंफॉर्मेशन को भी, कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी क्या कर लेती हूँ, कलेक्ट कर लेती हूँ। अब इकोनॉमिक्स के लिए मैंने पूछ लिया, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इकोनॉमिक्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, ये सारी चीजें भी मैंने इसके साथ साथ पूछ ली। क्लियर है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है उस बंदे से। ओके है, चलो अब देखते हैं बेटा कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे। डीमेरिट्स मतलब कुछ नुकसान। पहला, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। ऑब्वियस ही बात है, मैं कितने बच्चों की इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी, डायरेक्ट पर्सनल में एक एक बच्चे के पास जाके इंफॉर्मेशन निकाल लूं, कितने बच्चों का पूछ लूंगी, राइट। तो वाइड कवरेज नहीं हो सकती, छोटे एरिया को ही मैं क्या कर सकती हूँ, कवर कर सकती हूँ। पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है, क्या कह सकते हैं, अगर बायसनेस का मतलब होता है कि डुप्लीकेसी कह सकते हैं। मान लो, लेट्स से एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट्स से एक बच्चा था जो बिल्कुल बदतमीज था, टीचर की बात नहीं मानता था, टीचर को बिल्कुल नहीं पसंद आता था वो बच्चा, है ना, क्लास में सारा दिन शोर शराबा, पढ़ना है नहीं उस बच्चे ने। तो क्या हुआ, टीचर बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर रही थी, सब बच्चों से मार्क्स पूछ रही थी। उस बच्चे ने मान लो जो भी मार्क्स बताए, टीचर ने 2 मार्क्स कम करके लिख दिए। क्यों? क्योंकि उसको उससे पसंद नहीं थी। पर्सनल बायसनेस का मतलब है कि बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बायस हो सकता है ना। तो ये डेटा कलेक्ट करते वक्त कुछ ना कुछ बायसनेस भी हो सकती है, वो वाली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मुझे वो पसंद नहीं है, ये तो चलो टीचर का एग्जाम्पल ले लिया। अगर हम दूसरे फील्ड में भी लिए, तो अगर हम डायरेक्ट कहीं जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो मुझे पर्सन पसंद नहीं है, मैंने जानबूझ के उसके क्या कर दिए, गलत इंफॉर्मेशन लिख दी, तो पर्सनल बायसनेस हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट, कॉस्टली है, टाइम ज्यादा लगता है, खुद जाके इंफॉर्मेशन महंगा है, टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज का मतलब है सिर्फ लिमिटेड एरिया को ही मैं क्या कर सकती हूँ, कवर कर सकती हूँ। ज्यादा बच्चों की डिटेलिंग एक टीचर खुद जाके एक बच्चों की, इतने सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, कुछ लिमिटेड बच्चों की ही एक टाइम पे इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। क्लियर है बेटा, इजी था, सिंपल से था।
नेक्स्ट आगे बेटा हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या, खबर निकाली जा रही है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल समझते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है मैं डायरेक्टली उस पर्सन के पास नहीं जा रही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, मैं कहीं और से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ। समझते हैं, समझ नहीं आया। पहले केस में क्या था, जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है मैं उसके पास डायरेक्ट गई, मुझे एक बच्चे के मार्क्स पूछ रहे थे, मैंने डायरेक्ट उस बच्चे के पास गई, बेटा पता तेरे कितने नंबर है, उसमें डायरेक्टली पूछ लिया। ये वाला केस क्या है, मान लो मुझे चिंटू के मार्क्स पूछने थे, मैंने मान लो लेट्स से मुझे चिंटू के मार्क्स पूछने थे, एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले केस में क्या था, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में मुझे चिंटू के मार्क्स पूछने हैं, तो मैं खुद चिंटू के पास गई और चिंटू से पूछा बता बेटा तेरे कितने मार्क्स हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, मुझे चिंटू के मार्क्स पूछ रहे हैं लेकिन मैं चिंटू से ना पूछते चिंटू के दोस्त से पूछ रही हूँ कि बता चिंटू के कितने मार्क्स हैं। डायरेक्टली उस पर्सन से ना पूछ के किसी और पर्सन से पूछना, लेकिन उसी पर्सन, मतलब मैं चिंटू के दोस्त पिंटू से पूछ रही हूँ चिंटू के मार्क्स कितने हैं। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक एग्जांपल समझाऊंगी बेटा, उस एग्जांपल को समझ लेना। आपके लिए ना क्या करना, हमेशा इन सारे के सारे मेथड को समझने के लिए एक एक एग्जांपल अपने दिमाग में वाड़ लेना, दिमाग में फिट कर लेना। वो एग्जांपल याद रहेगा ना, आप अपने आप मेरिट्स, अपने आप डीमेरिट्स, अपने आप सुटेबिलिटी लिखोगे, कुछ याद नहीं करना। एक एग्जांपल लेते हो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मान लो लेट्स से घर पे शादी होती है, रिश्ता देखते हैं, माँ बाप देखते हैं। मान लो लेट्स से एक लड़की है जिसका रिश्ता देख रहे हैं, जिसके माँ बाप रिश्ता देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली लड़के के लिए रिश्ता, लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, माँ बाप क्या कर रहे हैं, लड़के की इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है वो आस पड़ोस रिश्तेदारों से लड़के के बारे में पूछ रहे हैं। डायरेक्टली लड़के के पास जाके नहीं पूछा कि बेटा बता तू कितना कमाता है, तेरा बैकग्राउंड कैसा है, तेरी फैमिली कैसी है, तू दारू पीता है नहीं पीता, उससे डायरेक्ट नहीं पूछा। आस पड़ोस रिश्तेदारों से पूछा कि भाई बताओ लड़का कैसा है, लड़का शरीफ घर का है, फैमिली कैसी है, कोई गलत काम तो नहीं करता, अच्छा है, शरीफ है ना, संस्कारी लड़का है कि नहीं है, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट उस लड़के के पास जाके नहीं पूछा, पहले इन्वेस्टिगेशन निकालनी है लड़के के लिए, तो मैंने क्या किया, आस पड़ोस के बंदे, रिश्तेदार, फैमिली, नेबर, उन लोगों से पूछा। तो ये है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कि भाई मैं उस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन खुद जाके उस पर्सन से ना निकालते हुए आस पड़ोस के लोगों से इनडायरेक्टली उस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाल रही हूं। दिस इज योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं भाई क्या है। इट इज अ मेथड बाय विच information is obtained not from the person regarding whom the information is needed। अब उस लड़के की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, है ना, उस बेसिकली मैं अपनी बेटी के लिए अगर मैं बात करूं, उस लड़की के लिए रिश्ता देख रहे थे, तो उस लड़के की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन मैं उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उससे ना निकालते हुए आस पड़ोस के लोगों से ले रही, तो वही है। सो इट इज द इंफॉर्मेशन विच इज information which is not obtained from the person regarding whom the information is required. It is collected orally from other person, किसी दूसरे से निकाला जाता है, who are expected to possess the necessary information, जो उम्मीद करी जाती है कि उसके पास तो information है। These other people are known as witnesses। witness बोला जाता है उनको। क्लियर है, सिंपल सी बात है। लड़का देख रहे थे, डायरेक्ट उससे इंफॉर्मेशन ना निकाला, आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि बताओ लड़का कैसा है, काम कितना करता है, पैसा सही कमाता है, फैमिली कैसी है। तो ये हो गया, जो आस पड़ोस के लोग जिनसे मैं इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ उसी को हम क्या कह देते हैं, विटनेस कह देते हैं। क्लियर है, समझ आया। तो ये है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है। आगे सूटेबिलिटी देखते हैं। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज क्वाइट लार्ज। उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, पता नहीं कहां से मैंने लोगों से पूछा, तो मेरा जो इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो कितना क्या है, लार्ज है। आगे इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स। कहने का मतलब है मैं डायरेक्टली लड़के से नहीं पूछ रही कि बेटा बता तू कितना कमाता है, तेरा बैकग्राउंड क्या है, तेरे पापा कितना कमाते हैं। ये मैं उस डायरेक्टली उस पर्सन से ना पूछ के इन दूसरे लोगों से पूछ रही हूं। ये देख रहे हो, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस
डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस पर्सन से जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे क्या करनी है, निकालनी। आगे, द कंसर्न्ड इंफॉर्मेशन आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। सिंपल सी बात है कि मैं डायरेक्टली उस पर्सन से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती, तो मैं क्या करती हूँ, इनडायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन कई लोगों से निकाल लेती हूँ। इजी है, समझ आया अच्छे से आपको? ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और इसके कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे। पहला, वाइड कवरेज। ऑब्वियस ही बात है, वाइड कवरेज है, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है, पता नहीं कितने लोगों से मैंने क्या कर ली, आस पड़ोस रिश्तेदार है ना, कितने लोगों से मैंने उस बेचारे लड़के की इंफॉर्मेशन निकाल ली, भाई लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, संस्कारी है नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन। तो क्या है, वाइड कवरेज। लेस एक्सपेंसिव मेथड है, कोई इतना खर्चा नहीं है, कॉल ही तो करना है, पता भाई लड़के की इंफॉर्मेशन इंक्वायरी निकालनी है, वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट, सिंपल है, बहुत सिंपल इजी सा मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, लेस एक्यूरेसी। मान लो, अब समझना, लड़के की इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे बेटी की शादी के लिए। अब मान लो एक अंकल है जो उसका रिश्तेदार है, कुछ भी ले लो, कह सकते हैं नेबर है, जो भी ले लो, आस पड़ोस में रहता है, उससे मैंने उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकाली। एक्चुअल में लड़का बहुत संस्कारी था, लेकिन उसकी उससे बनती नहीं थी, उस अंकल की उससे बनती नहीं थी। तो अंकल ने क्या किया, अंकल ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी कि लड़का तो बहुत ही निकम्मा है, निठल्ला है, सारा दिन पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। तो उसने क्या करा, मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे दी और मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। तो वही बात है, लेस एक्यूरेसी होने के चांसेस है, मे भी उस पर्सन से नहीं बनती, तो उसने मुझे क्या दे दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट, बायसनेस हो सकती है, ऑब्वियसली बात है। बायसनेस का मतलब क्या है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, उस बंदे से बनती नहीं थी, तो उसने दुश्मनी में आके मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसने पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट, डाउटफुल कंक्लूजन। डाउटफुल कंक्लूजन का मतलब है, अब मुझे इतने लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, मान लो मैंने 5 लोगों से इंफॉर्मेशन निकाली इस पर्सन की, एक इंसान कह रहा है कि अच्छा है, एक इंसान कह रहा है बहुत ही घटिया है, एक इंसान कह रहा है कि नहीं नहीं बहुत कमाता है, एक इंसान कहता है कि वो निठल्ला घर पे बैठा रहता है। हर बंदा कुछ ना कुछ अलग अलग अपनी राय दे रहा है, अपनी समझदारी से बोल रहा है। अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई, मैं किसकी मानूं किसकी ना मानूं, एक्चुअल में लड़का अच्छा है कि नहीं अच्छा, रिश्ता आगे बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, वो वाली बात हो गई है। ठीक है, तो वही वाली बात है, डाउटफुल कंक्लूजन रहता है कि पता नहीं वो सही, जो विटनेस है वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। जो सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, इसका मतलब है खबरी। क्या मतलब है बेटा इसका, खबरी। मान लो मुझे एक पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक इंसान की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि भाई इंसान कैसा है, सुबह से रात तक मुझे उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्या क्या काम करता है दिन से लेकर रात तक। तो मैंने क्या किया, उसके पीछे 7-8 खबरी लगा दी, है ना। मान लो 7-8 खबरी लगा दी कि भाई सुबह से लेकर रात तक मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सुबह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, क्या कर रहा है, हर एक इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मुझे इसकी निकालनी है। ठीक है, ये है आपका लोकल, ये है आपका सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। लोकल सोर्सेज भी बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है उस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मैंने क्या किया, उसके लिए कुछ खबरी, कुछ इन्वेस्टिगेटर हायर करे, जो उसके पीछे लगाए, वो इन्वेस्टिगेटर, वो खबरी मुझे उसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, भाई ये क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या कर रहा है सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, वो है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो देखते हैं भाई, द इंफॉर्मेशन अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मान लो लेट्स से मैं मीडिया की बंदी हूं, ऑब्वियसली मेरा एक चैनल है, मेरा एक न्यूज़ चैनल है, मुझे ना इस क्रिमिनल के बारे में जानना था, मुझे लग रहा है क्रिमिनल है, मुझे जानना था और मुझे इसको अखबार में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन डालनी थी, क्या कर रहे हैं कैसे। तो मैंने क्या कर दिया, 4-5 रिपोर्टर्स उसके पीछे भेज दिए, और वो रिपोर्टर सुबह से लेकर रात तक चेक कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, हर एक चीज, है ना। तो ये क्या हुआ, जो इन्वेस्टिगेटर था उसने क्या करे, कुछ लोकल पर्सन को अपॉइंट किया जो उसके पीछे पड़ गए, है ना, कि भाई वो क्या कर रहा है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस पे they collect information in the own way and furnish the same to the investigator। और जो खबरी मैंने अपॉइंट करे, वो खबरी उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, हर एक चीज वो मुझे लाके क्या दे रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे। ये है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। आगे सुटेबिलिटी देखते हैं, रेगुलर कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, मुझे कहने का मतलब क्या है, अब जो मैंने खबरी लाए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि अब कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, हर एक चीज वो मुझे कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज है, जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ वहाँ मेरे खबरी उधर उधर पहुँच रहे हैं, वो मुंबई जा रहा है तो वहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली जा रहा है तो वहाँ, मैंने हर जगह खबरी लगा दी है, वो उसके बारे में मुझे क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये बेटा टेररिस्ट अटैक्स और ये इन्फॉर्मेशन जो निकालनी होती है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवीज़ में ऐसा ही होता है ना, वो क्या होता है उसके पीछे खबरी आ जाते हैं, कोई भी टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने तो हर जगह क्या होते हैं, खबरी लग जाते हैं, हमारे देश के सिपाही हर जगह लग जाते हैं और वो देखते हैं वो क्या कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि उसको पकड़ सके, ठीक है, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होती है, द इंफॉर्मेशन इज यूज बाय जनरल मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, स्पेशली ये क्या होता है उसके बारे में न्यूज़पेपर में डालना है, रेडियो टीवी में लगाना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन में ये यूज करते हैं इसको। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं भाई, कुछ मेरिट्स है और कुछ डीमेरिट्स है। पहला क्या है, इकोनॉमिकल है, ऑब्वियसली बात है, टाइम मनी एफर्ट्स बहुत, मतलब इतना टाइम नहीं लगता, इतना मनी, कुछ इतने एफर्ट्स नहीं लगते, ठीक है जी। आगे है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली बात है उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ मैं, है ना, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ, तो वाइड कवरेज का मतलब है मैंने हर जगह खबरी लगा दी, एक दिल्ली में लगा दिया, एक लेट्स से मैंने मुंबई में लगा दिया, एक मैंने पुणे में लगा दिया, हर जगह, एक मैंने नोएडा में लगा दिया, एक गुड़गांव में लगा दिया, तो मैंने क्या कर दिया, हर जगह अपने खबरी लगा दी है जो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, वो जहाँ जहाँ जा रहा है वो उसके पीछे पीछे इधर उधर जा रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दे रहे हैं, तो वाइड कवरेज होगी। कॉन्टिन्यूटी होगी, यानी कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, मैंने क्यों हायर करे हैं मेरे वो लोकल पर्सन जो खबरी क्यों अपॉइंट करें, क्योंकि मुझे स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, मुझे वो जानना है, मैंने अपने स्पेशल पर्पस के लिए, अपने स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्या किया है, लोकल पर्सन यानी खबरियों को अपॉइंट किया है ताकि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। कुछ डीमेरिट्स है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, मेरा इन्वेस्टिगेटर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा पर्सन से, मैं डायरेक्टली नहीं देख रही वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या काम कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, किसका मर्डर कर रहा है, मैं उससे डायरेक्ट नहीं मिल रही, मुझे तो बस आस पड़ोस जो मैंने खबरी अपॉइंट कर रहे हैं वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ओरिजिनलिटी नहीं होती, जो वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं मेरे पास वही इन्फॉर्मेशन और मुझे उसी पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। आगे, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, मान लो मैंने 5 खबरी अपॉइंट करे, एक खबरी कुछ और बता रहा है, 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 यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा सच बोल रहा है कौन सा झूठ बोल रहा है, किस पे मैं ट्रस्ट करूं किस पे मैं ट्रस्ट ना करूं, क्या इन्फॉर्मेशन मैं डालूं, ठीक है, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आगे पर्सनल बायसनेस हो जाती है। पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझो, मान लो लेट्स से मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे इस क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन जाननी है, इसके लिए मैंने 5 खबरी लगा दी इसके पीछे जो मुझे सुबह से लेकर रात तक इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे। क्लियर है? अब पर्सनल बायसनेस, एक पर्सन था, मैंने ना हर पर्सन को 1-1 लाख रुपए दिए हुए थे कि भाई मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए सुबह से लेकर रात तक, पता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए दे दिए, इसको पता चल गया कि ये पर्सन इसके साथ मिला हुआ है, इसको पता चल गया, इस क्रिमिनल को पता चल गया कि ये पर्सन इसके साथ मिला हुआ है, तो इसने क्या कर दिया, मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए होते तो इसने उसको 5 लाख रुपए दे दिए कि तू मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन देगा ताकि मैं क्या कर दूं, कुछ ना कुछ अटैक कर दूं या कुछ भी कर दूं। क्लियर है? तो ये पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, कई बार यही गलत इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं तो पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है। क्लियर है? लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेट का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कौन सा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस पर्सन से, मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं तो वही इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ ना, मे भी उन्होंने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, खबरियों ने ही मुझे गलत बता दिया, तो अब मुझे तो उस पर ही विश्वास करना पड़ेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जरूरी नहीं है वो 100% एक्यूरेट हो, मैं क्या कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे उस पर ही क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, वही इन्फॉर्मेशन में छपेगी। क्लियर है? चलो जी, अब आगे देखते हैं भाई, ये तो हो गया आपका टॉपिक, ये आपके सारे ये हो गए डीमेरिट्स हो गए आपके। अब आ जाओ कुछ आगे टॉपिक्स देखते हैं। तीसरा है आपका, नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। ये इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स और शेड्यूल बेसिकली 2 टाइप के आप इसमें आते हैं, एक आता है आपका मेलिंग मेथड और एक आपका एन्यूमरेटर मेथड्स आता है। क्वेश्चनर वाले जो मेथड है इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं, एक आता है आपका मेलिंग मेथड और एक आता है एन्यूमरेटर मेथड। तो पहला जो मेथड हम समझेंगे वो है आपका मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड क्या होता है, अगर आपने देखा हो आपके पास कई बार मेल आती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं अपना, अगर आपने देखा कोरोना के टाइम पे आपके पास जरूर मेल आई होगी, आपका नेम क्या है,
आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी मेल आईडी लिखो उसके ऊपर, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी कोरोना की कितनी वैक्सीन हो गई है, फर्स्ट डोज हो गई है, सेकंड डोज हो गई है, बूस्टर शॉट हो गया, ऐसे ऐसे वो आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं, मेल करते हैं आपको और आपको बोलते हैं कि आप उस मेल को फिल करो और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी जो आप उसको सबमिट कर दो और आपको श्योर करते हैं कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है हम उसको सिक्योर रखेंगे, हम उसको लीक नहीं करेंगे, वो आपको श्योरिटी भी देते हैं। ये होता है आपका मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर को अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो आपको मेल करता है, लोगों को बोलता है कि आप उस मेल को उस फॉर्म को फिल करो और हमें वापस क्या करो, सबमिट करो। क्लियर है? तो यही मेलिंग मेथड है। अंडर दिस मेथड द क्वेश्चनेट्स आर मेल टू द इन्फॉर्मेंट्स। क्वेश्चनेट्स यानी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेल करे जाते हैं, इन्फॉर्मेंट्स का मतलब है जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनेयर गिविंग द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी, और इसके साथ ये जरूर लिख के देते हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन क्यों निकालना चाह रहे हैं। आगे इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट, और एक श्योरिटी देते हैं उनको, दैट द इंफॉर्मेशन वुड केप्ट सीक्रेट, और उनको बोलते हैं जो भी आप हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको हम सीक्रेट रखेंगे, लीक नहीं करेंगे, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Then the informant notes answer against the question। अब वो क्या करते हैं, उनको मेल किया जाता है, तो जो इन्फॉर्मेंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो उसको आंसर करता है, जो भी वो सारी डिटेल्स भरता है, अपने नाम, फोन नंबर, जो भी इनकम या जो भी वो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि आपकी कोरोना की फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है, थर्ड डोज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उसको लास्ट में क्या कर देता है, सबमिट कर देता है। वही है, तो वो क्या करता है, आंसर करता है उन क्वेश्चंस की एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चन टू द इन्वेस्टिगेटर, और वो रिटर्न कर देता है पूरी की पूरी जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको किसको दे देता है, इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। अब आगे पढ़ते हैं इसकी कुछ सूटेबिलिटी। नेक्स्ट, द एरिया वेयर वाइड एरिया, बेसिकली जहां पे हमें वाइड कवरेज चाहिए। अगर आपने देखा मेल भेजनी है, लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मेल भेज देते हैं, यही करते हैं, तो वो मेल भेज देते हैं, तो लाखों करोड़ों लोगों से एक साथ इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, द इन्फॉर्मेंट्स आर टू बी एजुकेटेड। एक सीधी सी बात है, किसी को मेल कर रहे हो तो पढ़ा लिखा इंसान ही उस मेल को भर पाएगा, अनपढ़ इंसान नहीं, उसको समझ भी नहीं आएगा कि मेल कैसे खोलनी है, ठीक है, कैसे उसको फिल करना है, कैसे उसको सबमिट करना है। तो ये मेथड वही सूटेबल है, उन्हीं पर्सन के लिए सूटेबल है जो पढ़े लिखे, जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कि उनको क्या फिल करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उनको सबमिट करना है। क्लियर है इतना? चलो जी, अब कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। कुछ फायदे हैं, पहला है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या, ऑब्वियसली टाइम बहुत कम लगता है, 1 मिनट में पता नहीं कितने लोगों को हम मेल भेज देते हैं, मनी पैसा इतना नहीं लगता और एफर्ट्स भी इतने नहीं लगते। नेक्स्ट, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है। ओरिजिनलिटी क्यों होती है, क्योंकि जिस पर्सन को मेल करिए वो अपनी मेल का जवाब वो खुद से दे रहे हैं, तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें भेज रहे हैं, यानी अपने आंसर हमें भेज रहा है, तो ऑब्वियसली वो सही लिख के भेजेगा। वो हम बात करें कि वो हमें ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि वो डायरेक्ट हमें आंसर्स भेज रहे हैं। क्लियर है? वाइड कवरेज है, ये आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल करी जाती है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं, कुछ डीमेरिट्स है। पहला है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मेल कर देते हैं लाखों करोड़ों लोगों को में इंटरेस्ट ही नहीं आता, हम देखते हैं ना, अवॉइड हम भी कर देते हैं ना, कई बार हम देखते ही नहीं है मेल, हम आगे बढ़ा देते हैं, हम फिल भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग अपने इंटरेस्ट ही शो नहीं करते और उस डिटेल्स को फिल ही नहीं करते। तो पहला पॉइंट क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज होना, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार आपने डेटा यानी फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया ना, जो आपने एक बार इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी, आप अपनी इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते। अगर मान लो गलती से मैंने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी, तो मैं अपनी डेटा में अपनी इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं लेके आ सकती। तो यही है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार जो भेज दिया वो भेज दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज का मतलब क्या है बेटा, लिमिटेड यूज का मतलब है ये जो डेटा, ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए फायदेमंद है। अनपढ़ लोग, इलिटरेट लोग इसको यूज नहीं कर सकते, इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, यानी लिमिटेड यूज है, सिर्फ एजुकेटेड पर्सन उसका फायदा उठा सकते। तो वही लिखा हुआ है, तो इट इज आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट, thus this method cannot be used when the informants are uneducated। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, बायसनेस हो सकती है। मान लो उस पर्सन को, मान लो लेट्स से मेल की इंफॉर्मेशन,
मेल करी, उसने एक जवाब ही गलत दिया, उसने कहा क्या यार ये टंटे, उसने अपना नाम गलत लिख दिया, उसने अपनी कई बार हम लिखते हैं ना नेम, अपना फोन नंबर, अपनी इनकम जानबूझ के गलत भेज देते हैं, जानबूझ के गलत भेज देते हैं, तो इसमें क्या होती है, पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेसी, वही वाली बात है, कई बार हम जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, हम चाहते ही नहीं है, हम सीधा अगर उसने नेम है तो अपना नाम बदल के लिख देते हैं, एज गलत लिख देते हैं, इनकम गलत लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते हैं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन ही गलत सेंड कर देते हैं, तो ऑब्वियसली लेस एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट नॉट सूटेबल फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, ऑब्वियसली बात है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो भर ही नहीं सकते ना बेटा वो फॉर्म, वो कैसे भरें, उनको समझ ही नहीं आएगा मैं भरूं कैसे, है वो वाली बात है। नेक्स्ट मेथड ये है आपका एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड पता है क्या होता है बेटा, मान लो लेट्स से एन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, अगर एक इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एक इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसने क्या किया, एक एन्यूमरेटर को हायर किया। मान लो ये पर्सन है ए, ये पर्सन है ए, मान लो कोई भी ले लो, गवर्नमेंट है कोई भी ले लो, ये पर्सन है ए, ये है इन्वेस्टिगेटर, ये क्या है इन्वेस्टिगेटर है, इस पर्सन को सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है लोगों की, तो इस पर्सन ने एक एन्यूमरेटर को हायर किया, इस पर्सन ने एक एन्यूमरेटर को क्या किया, हायर किया, ये एन्यूमरेटर घर घर जा जाके इंफॉर्मेशन निकाल रहा है लोगों की, लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, लोगों से पूछ रहा है जी बताओ आपका नेम क्या है, आपका नंबर क्या है, आपने कोरोना की वैक्सीन लगाई, फर्स्ट डोज होगी, सेकंड डोज होगी, थर्ड डोज होगी, मतलब ये क्या है, मतलब बूस्टर डोज हो गया आपका, ये सारी इंफॉर्मेशन वो उनसे निकाल रहा है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टिगेटर, उसको इन्वेस्टिगेशन निकलवानी है तो वो क्या करती है, एन्यूमरेटर को हायर करती है, अपने अंडर लोगों को हायर करती है। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर भी कई बार आते हैं, कई बार पूछते हैं ना आपके घर में कितने लोग हैं, है ना, लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, आप ये सारी इंफॉर्मेशन, जब वो इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, आपने कोरोना की कितनी वैक्सीन लगा ली, फर्स्ट होगी डोज, सेकंड होगी, अच्छा ये सारी चीजें जब वो निकालना चाहते हैं, तो यही है जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है वो आगे एन्यूमरेटर को हायर करता है, ये एन्यूमरेटर क्या करता है, घर घर जाके लोगों से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन खुद फिल करता है। जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं, और यही क्या है आपका पूरा का पूरा शेड्यूल, इसको हम कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है जहां पे इस क्वेश्चंस को फिल किया जा रहा है। हाँ जी जी आपका नेम क्या है वो फिल कर देंगे, आपका नंबर क्या है, आपका आप कितना कमाते हो, आपकी कोरोना की डोज होगी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है ना बेटा वो इसमें निकाली जाती है। क्लियर है, तो फटाफट से पढ़ते हैं क्या है। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स एन्यूमरेटर फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अपॉइंट करता है, किसको करता है, एन्यूमरेटर को करता है। द क्वेश्चनेयर विच आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल। एन्यूमरेटर क्या करता है, खुद जा जाके घर घर जा जाके क्वेश्चंस को फिल करता है, उनसे पूछता है और आंसर्स फिल करता है, और जो जहां पे क्वेश्चंस को फिल किया जाता है उस पेपर जहां पे क्वेश्चंस को फिल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, शेड्यूल कहते हैं। आगे 10 अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। एन्यूमरेटर क्या करता है, खुद उनसे क्वेश्चन पूछता है और खुद फिल करता है इंफॉर्मेशन को, शेड्यूल को, पूरा का पूरा जो पेपर है ना क्वेश्चन को खुद से फिल करता है। आगे एन्यूमरेटर्स होते कौन है, दीज आर द पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा। सिंपल है, तो द एन्यूमरेटर आल्सो गिवन training to fill the schedule and put the questions intelligently to obtain the accurate information। एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करती है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में, लोगों की इंफॉर्मेशन को जानने में। लेकिन जो एन्यूमरेटर होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई तुम्हें कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, है ना, ऐसे नहीं कि वो बदतमीज हो, वो ऐसे ना हो कि वो जाके लोगों से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहा है, ऐसे नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है, उनसे क्वेश्चन पूछने। कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं बताना चाहते, दरवाजा सीधा बंद कर देते, तो आपको प्यार से डील करना है, ऐसे उनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे आपको आंसर्स फिल करने हैं, हर एक चीज की उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है बेटा, समझ आया, चलते हैं आप आगे। सूटेबिलिटी, ये मेथड कहाँ सूटेबल है, When the field of investigation is large, आपको पता ही होगा हर जगह कोरोना के टाइम में हर जगह हर गली मोहल्लों में जा जाके उन्होंने पूरे देश में जानने की कोशिश करी थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पूरे देश में वो जानना चाहते हैं कि देश में कितने लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले ली, कितने लोगों ने नहीं ली। तो इस तरीके से वो पूरा when the field of investigation क्या है, large। आगे the investigation needs specialized and skilled investigation। कहने का मतलब है जब उस इन्वेस्टिगेशन के लिए there is need of specialized person, क्योंकि हम देखते हैं
मेलिंग मेथड में हर कोई इन्फॉर्मेशन का जवाब नहीं देता, कुछ जवाब देते तो वो भी गलत देते। जब हम चाहते हैं कि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कुछ एन्यूमरेटर, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो जाके पूछते हैं लोगों से ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। आगे, द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन लोकल लैंग्वेज। अब एक बात बताओ, मेलिंग मेथड में क्या होता था, इंग्लिश में लिखा होता था, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो उनको तो समझ ही नहीं आता था लिखा क्या हुआ है ना। अब इसमें क्या है, अगर पेपर इंग्लिश में है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर एक बंदा है जिसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो कोई नहीं, पंजाबी भी पूछ लेंगे, लोकल लैंग्वेज में उनसे पूछ लिया जाता है और उनसे जवाब ले लिया जाता है ना। मान लो एक पंजाबी है, उसने पूछा बताओ भाई की नाम है तुम्हारा, है ना, तो पंजाबी में पूछ लिया, जो लैंग्वेज उनको आती है उस लैंग्वेज में उनसे पूछ लिया जाता है, उनसे बात करी जाती है और सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। क्लियर है बेटा, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, कुछ मेरिट्स है और कुछ डीमेरिट्स है। पहला क्या है, वाइड कवरेज। वाइड कवरेज क्यों, ऑब्वियसली बात है, जब हमें पूरे देश के ये जानना है कोरोना कितने लोगों ने ली, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ली, वाइड कवरेज को हम क्या करते हैं, वाइड एरिया को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी है, क्योंकि खुद जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है एन्यूमरेटर का, वो उससे डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई तेरा नाम पता, आपकी उम्र कितनी है, आपने कितनी डोज ले ली, आप डायरेक्टली उस पर्सन से पूछ रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या है, एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर बेसिकली एन्यूमरेटर डायरेक्ट इन्फॉर्मेट से क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी नहीं होती, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होती। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली उस पर्सन से पूछ रहे हो, एन्यूमरेटर का क्या मतलब, उससे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। आगे कंप्लीटनेस होती है, अगर आपने देखा हो मेलिंग मेथड में कई बार लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। यहाँ तो मैं एक एक इन्फॉर्मेशन उनसे पूछ रही हूँ, बताओ जी बताओ, एक एक इन्फॉर्मेशन को मैं खुद फिल कर रही हूँ, तो कंप्लीटनेस होती है, पूरा डेटा को मैं क्या कर सकती हूँ, कलेक्ट कर पाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली बात है। अब एन्यूमरेटर को अपॉइंट करो, उनका आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, उनका रहने सहने का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा कितना हो जाता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना एफर्ट्स लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, ज़रूरी नहीं होता, कई बार जो एन्यूमरेटर है वो स्किल्ड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, उनको तमीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एन्यूमरेटर में, तो ही जाके वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग है, हमें पता है बहुत टाइम लगता है, एक एक घर में जाके लोगों से, एक एक पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, हम जैसे लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं पूरे देश में जाके इन्फॉर्मेशन निकालना एक एक पर्सन की, नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट ही कर पाती है, गवर्नमेंट ही ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाती है, कलेक्ट। एक तो इतना खर्चा, इतना महंगा, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती है। तो वही वाली बात है, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, इतना महंगा है कि हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इट इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। दिस मेथड इज जनरली यूज बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या है, मान लो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एन्यूमरेटर गया एक घर में, उससे बनती नहीं थी, उससे बनती नहीं थी, इसलिए उसने उसकी इंफॉर्मेशन गलत लिख दी, जानबूझ के उसकी इंफॉर्मेशन गलत लिख दी। पार्शियलिटी भी हो सकती है, पर्सनल बायसनेस भी कई बार हो जाती है, तो यही है नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पार्शियलिटी, कि उस एन्यूमरेटर की बनती नहीं थी, इसलिए उसने जानबूझ के उसकी गलत इंफॉर्मेशन लिख दी। क्लियर है, तो ये केस भी आ जाते हैं। क्लियर है इतना, ये है कुछ डीमेरिट्स जो हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो बेटा, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट, या फिर ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन एनी 4, एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड क्वेश्चनर। गुड क्वेश्चनर, एक जो क्वेश्चंस हम बात करते हैं ना, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चनर, ये जो शेड्यूल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गुड क्वेश्चनर की। तो पहला क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, इंसान ही बोर हो जाएगा यार इतने क्वेश्चन, वो यही देख के कई बार फिल नहीं करते, यार इतने क्वेश्चन कौन फिल करे, है ना, वो वाली बात है। सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी लैंग्वेज में हो कि हमें समझ भी आए, है ना, तो ही हम उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन का मतलब है प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, 1 2 3 4, ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, नॉट अनडिजायरेबल क्वेश्चन, ऐसे अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि किसी की फीलिंग्स हर्ट करे, कोई रिलीजियस बेस्ड क्वेश्चन ना हो तो किसी की फीलिंग्स हर्ट करे, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि वो कोई गलत इंफॉर्मेशन हो या फिर कंट्रोवर्शियल हो जाए, ऐसे क्वेश्चन को नहीं हमें नोट करना। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चनर में नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
कैलकुलेशन, इतनी मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होने चाहिए, बहुत इजी सिंपल होना चाहिए ताकि वो इंसान फिल कर सके। नेक्स्ट, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, ये हम पढ़ेंगे भी सही आगे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब है एक फाइनल क्वेश्चनेयर को तैयार करने से पहले उसका प्री टेस्ट करो। मतलब एक प्री टेस्ट का मतलब है कुछ लोगों पे ट्राई करो ताकि पता चले जो लोग उस क्वेश्चन को फिल कर पा रहे हैं उनको मुश्किल तो नहीं आ रही ना उस क्वेश्चन को फिल करने, क्या इन्वेस्टिगेटर जो एनुमरेटर है क्या वो उनसे सही से क्वेश्चन पूछ पा रहा है। तो ये जानो कि क्वेश्चन सही तो है ना, कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं है उस क्वेश्चंस में, वो चीजें जानो। तो इसलिए पूरे देश में सेंड करने से पहले, मेल करने से पहले वो क्वेश्चनेयर को आप क्या करो, कुछ लोगों पे ट्राई करो, 8 10 15 20 50 60 100 लोगों पे ट्राई करो और उनसे जानो, पता चलेगा, उन लोगों से टेस्ट करो ताकि आप क्या कर सको, आपको ये पता चले कमियां क्या है, सारे क्वेश्चन सही है, प्रॉपर ऑर्डर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर जाके एक फाइनल सर्वे करो। ठीक है जी, तो प्री टेस्टिंग सर्वे भी जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं। सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन अ ट्रायल बेसिस, कुछ लोगों पे ट्राई करो कि वो सही से जवाब दे रहे, बेचारों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना क्वेश्चंस को फिल करने में। इफ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी दीज कैन बी रीफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, अगर उनको मुश्किल आ रही है उस क्वेश्चन को फिल करने में, मतलब आपके क्वेश्चनर में दिक्कत है, तो अब आप क्या करो, उसको रीफ्रेम करो, यानी अपने क्वेश्चन को फिर से कुछ ना कुछ चेंज करो, कोई मॉडिफिकेशन लेके आओ उसके अंदर। ठीक है, सच टेस्टिंग इज टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे, और इसी को हम क्या कह देते हैं, पायलट सर्वे कह देते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले थे बट यहीं पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो उनको, कैसे उनको फॉर्म फिल करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो उनको। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन, अपना फाइनल क्वेश्चन तैयार करने से पहले क्रॉस वेरीफाई करो, सही है ना क्वेश्चन, कोई गलती तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक सही है ना, हर एक चीज को क्रॉस वेरीफाई करो तो ही जाके फाइनली उसको क्या करो, लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर द रिटर्न, लोगों को रिक्वेस्ट करो कि अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करके वापस हमें सबमिट करें, और एक एश्योरिटी दो उनको कि भाई जो इंफॉर्मेशन तुम सेंड कर रहे हो उसको हम सिक्योर रखेंगे, कहीं लीक नहीं करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन हम तक सुरक्षित है, आपको कोई डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये है आपका रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। ठीक है, यही है, देखा आपने, ये जरूर दो, द इंफॉर्मेंट मस्ट बी एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय हिम ट्रीट एज कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट रखा जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं भी लीक नहीं किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, पायलट सर्वे है, आपको मतलब समझा दिया, फिर भी एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ और इसके क्या एडवांटेजेस है पायलट सर्वे के। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो पढ़ लेते हैं बेटा हम। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर, अपने क्वेश्चनर को आप प्री टेस्ट, एक फाइनल लोगों तक पहुंचाने से पहले आप एक प्री टेस्ट करते हो, कुछ लोगों पे एक ट्रायल बेसिस पे क्या करते हो, टेस्ट करते हो कि आपके क्वेश्चनर सही तो है ना, कोई गलती तो नहीं है। दिस हेल्प्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चनर एंड द वे रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड टू द सेट ऑफ क्वेश्चन, इससे आपको पता चल पाता है कि क्या लोग सही से आंसर दे पा रहे हैं, उनको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, आपको अपनी क्वालिटी, आपको समझ आ पाता है कि आपकी क्वेश्चंस की क्या क्वालिटी है, सही है नहीं है। अगर लगता है कि लोगों को मुश्किल आ रही है उस क्वेश्चन को फिल करने के लिए, तो अब आप क्या करो, रीफ्रेम करो अपने क्वेश्चंस को, वही वाली बात है। अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू नो इन एडवांस द शॉर्टकमिंग्स या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ योर क्वेश्चन, इससे आपको पता चल पाता है कि आपके क्वेश्चनर्स में कोई कमी तो नहीं है, कोई गलतियां तो नहीं है। रिक्वायर्ड चेंजेस इन द क्वेश्चनर मे बी इंट्रोड्यूस बिफोर यू सेट आउट फॉर द फाइनल सर्वे, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चनर में कोई ना कोई गलती है तो अब आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाओ बिफोर उसको फाइनल सर्वे करने से पहले। क्लियर है, वही वाली बात है, कुछ चेंजेस जरूरी हो जाते हैं, कई बार इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब इसके फायदे देख लेते हैं। इससे हमें क्वालिटी के बारे में पता चल पाता है, क्वेश्चन सही है कि नहीं है, इससे हमें पता चल पाता है एनुमरेटर की परफॉर्मेंस के बारे में। कहने का मतलब ये है क्वेश्चनर जो भी एनुमरेटर उनसे पूछता है क्वेश्चन, पता चल पाता है क्या एनुमरेटर सही से क्वेश्चन पूछ पा रहा है, उसको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही किसी क्वेश्चन को पूछने में, तो ये पता चल पाता है क्वालिटीज के बारे में। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द एनुमरेटर, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है रूल, इसके बारे में एनुमरेटर को पता चल पाता है कि उसके लिए क्या रूल्स है, उनको क्या फॉलो करने हैं, एनुमरेटर को क्वेश्चंस को पूछते वक्त क्या क्वेश्चंस है, किस तरीके से उसको उससे पूछना है, लोगों से उनको कैसे पूछना है। आगे, इन असेसिंग द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फाइनल सर्वे, देखो प्री टेस्टिंग में पता चल जाता है कि प्री टेस्टिंग में ही कितना खर्चा हो रहा है हमारा, तो फाइनल सर्वे में कितना खर्चा होगा हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि भाई ट्रायल बेसिस पे कुछ लोगों पे टेस्ट करने पे इतना खर्चा हो रहा है, जब हम फाइनली सब लोगों पे टेस्ट करेंगे तो एस्टिमेट लग जाता है कि भाई कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे और कितना खर्चा होगा। क्लियर है, इजी था बेटा, बहुत इजी है,
बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो एक डेफिनेशन याद कर लेना, एक दो इसके मेरिट्स पढ़ लेना। चलो जी, अब जो हम बात करने वाले हैं, हमने वो पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आपको पता है, सेकेंडरी डेटा का मतलब है जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, आप बस उस डेटा को अपने पर्पस के लिए क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ये आपको पता है। तो इसके दो मोड्स हैं, दो सोर्सेज है, एक होता है पब्लिश सोर्स, एक होता है अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स का मतलब होता है ऐसा डेटा जो कहीं छप चुका है, किसी मैगजीन्स में या कहीं पे भी, किसी न्यूज़पेपर में, आप उस डेटा को बस यूज कर रहे हो, ठीक है। डेटा कलेक्टेड है और वो आगे कहीं ना कहीं पब्लिश हो चुका है, आप बस अपने पर्पस के लिए उस डेटा को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अनपब्लिश डेटा क्या होता है, जो डेटा पब्लिश नहीं हुआ, कहीं छपा नहीं है, लेकिन वो कलेक्टेड है बट छपा नहीं है, आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने पर्पस के लिए बस उस डेटा को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ये है आपके सेकेंडरी सोर्स के दो मेथड्स, एक है आपका पब्लिश सोर्स और एक है बेटा आपका अनपब्लिश सोर्स, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं पब्लिश सोर्स क्या होता है। पब्लिश मतलब ऐसा डेटा जो कलेक्टेड है प्लस छप भी गया किसी अखबार में, किसी मैगजीन्स में, ठीक है। पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कई बार हम देखते हैं हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो डेटा कलेक्ट करती है और उसको आगे कहीं ना कहीं पब्लिश करा देती है। जैसे देश में कितनी इस बार कितने बेरोजगारी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कितनी है, पुअर्टी कितनी है, महंगाई कितने से बढ़ी है, कम हुई है, टैक्स रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो डेटा कलेक्ट करती है और उसको क्या कर देती है, आगे पब्लिश करा देती है। और हमें उस डेटा की नीड है तो हम क्या कर लेते हैं, उस डेटा को अपने पर्पस के लिए उसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये सब है। आगे सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटीज होते हैं ना, एमसी वगैरह जो हमारे वार्ड के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज होते हैं वो भी कई बार डेटा को क्या करते हैं, वो म्युनिसिपैलिटीज क्या होते हैं, ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको आगे कहीं पब्लिश करा देते हैं। अब हमें इस डेटा की जरूरत है तो हम उस डेटा को क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्पस के लिए यूज करें। कौन कौन सा डेटा वो बेसिकली कराते हैं, जैसे कि एजुकेशन, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग एजुकेटेड है, हेल्थ फैसिलिटीज कितनी है, कितने लोग बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। क्लियर है। एक पर्टिकुलर शहर में, एक पर्टिकुलर कॉलोनी में जिस वार्ड का एमसी है वो डेटा को कलेक्ट करता है और आगे वो क्या कर देता है, उसको कई बार पब्लिश करा देते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, बिजनेसमैन। कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको आगे पब्लिश करा देते हैं। जैसे मान लो अंबानी ने कहीं से डेटा कलेक्ट किया, कुछ भी बिजनेस रिलेटेड डेटा था और उसने आगे उसको मैगजीन में क्या करा दिया, पब्लिश करा दिया। तो हम बस उस डेटा को जो उसने पब्लिश कराया ना, उस डेटा को अपने पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये है आपका पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कुछ बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको आगे क्या कर देते हैं, पब्लिश करा देते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छपवा देते हैं। हम बस उस डेटा को क्या कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जर्नल्स एंड पेपर। बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले, जर्नल पेपर वाले या फिर मैगजीन्स वाले क्या करते हैं, वो डेटा जो भी कलेक्ट करते हैं उसको न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छाप देते हैं। हम बस उस डेटा को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत इजी सा पॉइंट है। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। बहुत बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसर्च काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली कहाँ से क्या हो रहा है, हर एक डेटा को कलेक्ट करते हैं और हम बस क्या कर रहे हैं, उस डेटा को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन मतलब हमारे देश में कुछ यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, ये लोग क्या करते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है और उसको आगे कहीं ना कहीं पब्लिश करा देती है, कहीं छपवा देती है और हम बस उस डेटा को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर है बेटा, इजी था, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब है अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स का मतलब है ये डेटा कलेक्ट हो चुका है, किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट ने, जो भी ले लो, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है बट वो कहीं आगे छपा नहीं है, कहीं उसको पब्लिश नहीं किया गया। अब हमें उस डेटा कलेक्ट, उस डेटा को यूज करना है। तो डेटा को, उस अनपब्लिश डेटा को यूज करते वक्त आपको कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है उस डेटा को यूज करते वक्त। पहला, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस पर्सन है वो डेटा को यूज करते हुए, आपको ये ध्यान रखना है वो डेटा किस पर्सन ने इन्वेस्टिगेट करा, वो एजुकेटेड तो था ना, वो जो एन्यूमरेटर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो समझदार था, स्किल्ड था, स्पेशलाइज तो था ना, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसे नहीं मुंह उठा के कोई भी डेटा उठा लोगे, वो डेटा कहीं पब्लिश नहीं हुआ। तो उस डेटा को यूज करते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस पर्सन ने उस डेटा को कलेक्ट किया, क्या वो समझदार, इंटेलिजेंट, स्पेशलाइज तो था ना अपने काम में, कहीं उसने गलत इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट नहीं कर ली। अगर उसने ही गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी तो मतलब आप भी उस डेटा को यूज कर रहे हो, तो मतलब आप गलत डेटा यूज कर रहे हो, तो वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार।
The data should be used only if it collected by able, experienced and impartial investigator. उस डेटा को आप तो ही यूज करोगे अगर वो डेटा किसी स्किल्ड, स्पेशलाइज, एक कह सकते हैं इम्पार्शियल, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, पार्शियलिटी नहीं करी डेटा को कलेक्ट करते वक्त. क्लियर है? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स. ध्यान रखो, उस डेटा को जो किसी पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा को यूज करने से पहले ये देखो कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है उस डेटा को कलेक्ट करते वक्त कि नहीं हो रहा. वो चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है. नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन. ये चीज ध्यान रखिए कि भाई उस इन्वेस्टिगेटर ने कौन सा मेथड यूज किया डेटा को कलेक्ट करते वक्त. सेंसस मेथड यूज किया, सैम्पलिंग मेथड यूज किया, कौन सा मेथड यूज किया डेटा को कलेक्ट करते वक्त, वो चीज का भी आपको ध्यान रखना है, तो ही आप उसका डेटा को यूज करोगे अपने लिए. क्लियर है? नेक्स्ट, टाइम्स एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन. ये चीज ध्यान रखनी है, जिस पीरियड में, जिस टाइम में उसने डेटा कलेक्ट किया वो सही टाइम तो था, गलत टाइम तो नहीं था. क्या पता उसने कोरोना के टाइम में वो डेटा कलेक्ट कर लिया जो हमें नहीं रिक्वायरमेंट है. तो वही वाली बात है, किस टाइम और किस कंडीशन में उसने डेटा को कलेक्ट किया, वो चीजों को भी आपने ध्यान रखना है. अगर गलत समय का डेटा है तो आप उस डेटा को यूज नहीं कर सकते हो, वो वाली बात है. क्लियर है? चलो जी, अब जो बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक है, बेसिकली ये दो टॉपिक्स बचे, चैप्टर खत्म होने वाला है आपका. 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के. 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ पे. 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है. 1 नंबर का कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, या 3 नंबर का प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाता है. सेंसस ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करो या एनएसएसओ को एक्सप्लेन करो. तो आपको पता होना चाहिए 2 है इसके, सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ. ये तो आपको पता चल गया. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है बेटा? सेंसस ऑफ इंडिया ये एक चीज है जहां पे जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो डेटा हर 10 साल के बाद पब्लिश किया जाता है. एक एक लाइन बड़े ध्यान समझना. सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनियल पब्लिकेशन. डेसिनियल पब्लिकेशन का मतलब है जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो डेटा हम बात कर रहे हैं ना, ये हम बात करेंगे, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये डेटा को कलेक्ट किया जाता है इसमें. ये जो डेटा है उसको हर 10 साल के बाद, डेसिनियल का मतलब है हर 10 साल के बाद जो है गवर्नमेंट उसको क्या करती है, पब्लिश करवाती है. अब इसके अंदर क्या आता है, डेसिनल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज पब्लिश्ड बाय, 1 नंबर का एमसीक्यू, इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर. बेसिकली क्या है बेटा, ये कमिश्नर, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है. ये क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है. ये हम बात करेंगे कौन से डेटा को कलेक्ट करती है, और उस डेटा को हर 10 साल के बाद उसको क्या करती है, पब्लिश करवा देती है, छपवा देती है. अब बात करते हैं भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है, जो याद रख लेना इसका नाम, ये जो कमिश्नर है वो कौन से तरीके का डेटा कलेक्ट करती है और कहाँ पे छपवाती है, वहां बात करने वाले हैं. तो भाई ये डेटा जो कलेक्ट करती है, इट रिलेट्स टू द पॉपुलेशन साइज एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया. ये जो डेटा कलेक्ट करती है बेटा, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करती है. कैसे कि भाई साइज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कितने लोग हैं हमारे देश में, कितनी स्पीड से हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं. सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं. स्टेट ऑफ लिटरेसी का मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हमारे देश में, कितने लोग अनपढ़ है. ये सारा डेटा वो कलेक्ट करते हैं और इस डेटा को वो हर 10 साल के बाद क्या कर देते हैं, पब्लिश करा देते हैं. तो पहले याद रखना कितने टाइम पीरियड के बाद पब्लिश कराते हैं, 10 साल के बाद, जिसको हम कहते हैं डेसिनियल पब्लिकेशन. दूसरा, कौन पब्लिश कराती है, बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है इनको. क्लियर है बेटा? ये डेटा आप याद रख लेना. इजी था, सिंपल. चलो जी, अब हम जो बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन. रिपोर्ट्स का मतलब डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड उसको फिर वो क्या करते हैं, पब्लिश करा देते हैं. कौन सा डेटा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनएसएसओ भी बोल देते हैं. ये क्या है, ये भी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करती है, तो फटाफट से देखते हैं. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करती है, कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करती है, जो हम बात करने वाले जो पॉइंट देख रहे हो, ये डेटा कलेक्ट करती है और उसको आगे क्या कर देती है, पब्लिश करवा देती है. क्लियर है? तो फटाफट से देखते हैं ये कौन कौन सा डेटा को कलेक्ट करती है. पहला है लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग. कितने लोग जमीन पे यानी फार्मिंग पे डिपेंड है,
खेती बाड़ी पे डिपेंड है। और हमारे देश में कितने लोग पशुपालन पे डिपेंड है, लाइफ स्टॉक होल्डिंग पे डिपेंड है, कितने लोग गाय भैंस को पाल के अपना जीवन चला रहे हैं, कितने लोग फार्मिंग करके खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहे हैं। ये जो डेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही अपॉइंट किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये इस तरीके का डेटा क्या करती है, कलेक्ट करती है एंड उसको फिर बाद में क्या करा देती है, पब्लिश करा देती है। सेकेंड पॉइंट, हाउसिंग कंडीशन, कितने लोग हैं जिनके पास पक्के मकान है और कितने लोग हैं जो अभी भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। माइग्रेशन, कितने लोग हैं जो आज भी गरीबी के कारण एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ जॉब, इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कितने लोगों के पास काम है, कितने लोग बेरोजगार हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरी ऑफ द पीपल, कितने, एक कंज्यूमर का कितना खर्चा है। डाइवर्स कैटेगरी ऑफ पीपल का मतलब है अमीर लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना खर्चा करते हैं, गरीब लोगों का कितना खर्चा है, मिडिल क्लास लोग लगभग कितना खर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, लास्ट में क्या करा देते हैं, पब्लिश करा देते हैं। तो वही है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एक कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहे हैं। डाइवर्स कैटेगरीज का मतलब अमीर गरीब मिडिल क्लास हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, एक पर्सन कितना कमाता है उसके बारे में, एक पर्सन की कितनी आमदनी है, हाउस होल्ड इनकम, कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ से वो अपनी आमदनी कर रहे हैं, कौन सा सोर्स है जहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं, ये सारा वो डेटा कलेक्ट करते हैं और लास्ट में उसको क्या करा देते हैं बेटा, पब्लिश करा देते हैं। क्लियर है। एक चीज याद रख लेना, जो ये डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सैंपल मेथड से किया जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, सैंपल मेथड से किया जाता है। सिंपल से बात है, एक था आपका सेंसस ऑफ इंडिया और दूसरा क्या आपका NSSO। क्लियर है आपको, उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच बेटा, इतना प्यार देने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। बस बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। थैंक यू।